हेलो एवरीवन, दिस इज चारू गुप्ता एंड आज के सेशन से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। टॉपिक आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आई होप लास्ट की सेशंस में हमने जो दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, प्रिएम्बल और फंडामेंटल राइट्स, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप सभी ने अच्छे से लेक्चर्स को देखा होगा। यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व किया होगा तो आपके वो दो टॉपिक्स डेफिनेटली बहुत अच्छे से तैयार हो गए होंगे। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। नए टॉपिक को शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बैचेस लॉन्च्ड बाय 7 स्टार पाठशाला। सबसे पहले दिल्ली पुलिस का 2025 की जो वैकेंसी है उसके लिए एक बैच लॉन्च किया गया है, सिलेक्शन बैच है। इसके अंदर आपको ये सारी फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ये सारी फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगी। एक सेकेंड, ठीक है। लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आपके लिए, मॉक टेस्ट हैं, नोट्स की पीडीएफ है, जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको नोट्स फॉर्मेट में मिल जाएगा। साथ ही डाउट सेशंस फैकल्टी के साथ आपके लगवाए जाएंगे, आप अपनी क्वेरीज उनसे पूछ सकते हो। इसके साथ ही यदि आपको इस बैच को अवेल करना है, इस बैच को लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 स्टार पाठशाला के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर से जाकर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो और वहां पे जाके पर्टिकुलर बैच पे क्लिक करके अपने आप को वहां पे एनरोल करवा सकते हो। काफी अच्छा आपको यहाँ पे मटेरियल देखने को मिलेगा। अच्छे से आप लोगों की तैयारी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की करवाई जाएगी। इसी तरीके से दिल्ली पुलिस की तरह ही एसएससी जीडी का भी बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें सिमिलर फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएगी। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हो जाएंगी, मॉक टेस्ट हो जाएंगे, नोट्स की पीडीएफ हो जाएगी, डाउट सेशंस हो जाएंगे। इस बैच को भी आपको सिमिलर प्रोसीजर से ही डाउनलोड करना है, फिर अवेल करना है। सबसे पहले 7 स्टार पाठशाला की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, देन उसके बाद पर्टिकुलर बैच जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक करके आप लोग रजिस्टर करवा सकते हो। इस बैच के अंदर आपको जो भी चीजें मिलेंगी वो बिल्कुल ही अभी फ्रेश चीजें हैं, कोई भी आपको पुराना मटेरियल देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्लासेस अभी लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। सिमिलर आपको ये सारी चीजें, आपको जो भी लाइव पढ़ाया जाएगा वही रिकॉर्डेड मिलेगा, जो पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, डाउट सेशन आपके लगवा दिए जाएंगे। और क्या चाहिए, है ना। तो जो भी बच्चा करना चाहता है तैयारी अच्छे से, इस बैच को अवेल कर सकता है। साथ ही जीएस में किस तरीके से स्कोर करना है, जीएस का पोर्शन काफी बड़ा हमें देखने को मिलता है। यदि दिल्ली पुलिस की बात करें, लगभग 50% वेटेज किसका होता है, जीके जीएस का होता है। तो जीके जीएस में किस तरीके से अच्छा स्कोर करना है, इसके लिए लेक्चर मैंने लिया था, एक क्लास ली थी। उस क्लास को जाकर देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि जीके जीएस की तैयारी किस तरीके से आप लोगों को करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज की क्लास से। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नया टॉपिक हमने शुरू किया है ये। ठीक है, इसके बारे में बेसिक चीजें यदि हम पढ़ें, नाम से देखो टॉपिक में पता चल रहा है, नाम से देखो टॉपिक पता चल रहा है, राज्य के क्या है, नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक भी बोला जाता है, नीति निर्देशक भी बोला जाता है, नीति निर्देशक तत्व। एक सेकंड, अब ठीक है ना। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इसके अंदर देखो नाम आपको मिल रहे हैं दो देखने को, एक तो राज्य और उसके नीति निर्देशक। ठीक है, राज्य को दिशा निर्देश देने वाले, राज्य को डायरेक्ट करने वाले। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात ऐसे राज्य नहीं होता। इसमें राज्य का मतलब क्या होता है, राज्य का मतलब होता है पूरा एक राष्ट्रीय राज्य, पूरा नेशन, पूरा मतलब हमारा देश। हर एक देश को क्या बोला जाता है, राज्य बोला जाता है। देखो एक साइड में एक कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार, राज्य का मतलब क्या है। देखो राज्य के अंदर पॉलिटिकल साइंस की यदि आप बात करोगे, राज्य या फिर स्टेट, किस टेरिटरी को हम स्टेट बोलेंगे, किस टेरिटरी को हम स्टेट बोलेंगे, ये देख लो। ठीक है, जिस भी भूमि के पास ये चार चीजें होंगी, जिस भी जगह पर ये चार चीजें हमें देखने को मिल जाएगी, उस जगह को हम स्टेट बोलना शुरू कर सकते हैं। चार चीजें कौन सी है, देखो। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, भूभाग चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, भूभाग चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, जनसंख्या चाहिए। तीसरा क्या चाहिए, सरकार चाहिए। और चौथा क्या चाहिए, संप्रभुता चाहिए। ठीक है,
सबसे पहले टेरिटरी चाहिए, फिर पॉपुलेशन, फिर गवर्नमेंट और फिर सॉवरेनिटी। यदि ये चार चीजें हमें किसी जगह पे देखने को मिलती है तो उस एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, स्टेट बोल सकते हैं। देखो भारत की यदि बात करें तो क्या भारत एक राज्य है? भारत का क्या अपना भूभाग है? क्या डिफाइंड टेरिटरी भारत की है? ठीक है, ये भारत की टेरिटरी है, भारत के पास भूभाग तो है, चलो टिक लगा दिया। दूसरा, क्या भारत के पास पॉपुलेशन है? बिल्कुल है, भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं, हम लोग हर बार सेंसस कराते हैं, हर 10 साल में हमें पता चलता है कि भारत की जनसंख्या कितनी कितनी है। ठीक है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बढ़िया बात है। तो ये दूसरा भी हो गया, भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गया। सरकार, क्या भारत के पास एक सरकार है? क्या पूरे देश को चलाने वाली एक गवर्नमेंट है? बिल्कुल है। हमने क्या देखा, दिल्ली गवर्नमेंट हमारे क्या चलाती है, पूरे देश को सेंट्रलाइज तरीके से रूल करती है। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या है, संघवाद का मॉडल हमने अपनाया है, तो हर स्टेट की भी अपनी एक अलग गवर्नमेंट मिलती है। लेकिन यदि पूरे देश को चलाने की बात की जाए तो हमारे पास क्या है, एक दिल्ली गवर्नमेंट है या फिर हमारी केंद्रीय सरकार है जो पूरे देश को चलाती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सरकार भी हो गई। चौथा क्या है, क्या हमारी सरकार, क्या हमारा देश संप्रभु है? क्या संप्रभु का मतलब हमने प्रियम्बल वाले टाइम पे भी पढ़ा था कि हमारा भारत आंतरिक क्षेत्र में और बाह्य क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है या नहीं? बिल्कुल है, हम अपने राष्ट्र हित में निर्णय लेते हैं, किसी भी कंट्री से प्रभावित नहीं होते, ना बाह्य क्षेत्र में और ना ही आंतरिक क्षेत्र में किसी भी दल से, किसी भी आर्म्ड ग्रुप से, किसी भी तरीके से हमारी सरकार प्रभावित नहीं होती। मतलब हमारा भारतीय राज्य क्या है, संप्रभु है। तो ये भारतीय राज्य के पास संप्रभुता भी है। तो मतलब यदि ये चार चीजें भारतीय राज्य के, भारत के अंदर है, तो क्या भारत को राज्य बुलाया जा सकता है? क्या बिल्कुल बुलाया जा सकता है। इसी तरीके से भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ब्रिटेन हो गया, पोलैंड हो गया, यूएसए हो गया, इस तरीके के जितने भी स्टेट्स है ना, जिनके पास, सबके पास ये चारों चीजें हैं, तो वो सब क्या हो जाएंगे, संप्रभु राज्य हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, सॉवरेन स्टेट हो जाएंगे। समझ में आया सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? इसके बाद यदि आप बात करो, एक मिनट, अच्छा यदि मैं कहूं आपसे कि चलो राज्यों, अब यहाँ पे जो हमारे जो अंदर के राज्य है ना, जैसे ही हो गया, आप बात करो राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान को स्टेट क्यों नहीं बोला जा रहा? क्या राजस्थान के पास भूभाग नहीं है? क्या बिल्कुल, राजस्थान का डिफाइंड भूभाग है। ठीक है, इस तरीके की शेप राजस्थान की है, पतंग वाली है ना, भूभाग भी राजस्थान के पास है। क्या राजस्थान की खुद की जनसंख्या है? क्या बिल्कुल, राजस्थान की खुद की जनसंख्या है। ठीक है, राजस्थान की खुद की जनसंख्या भी है। क्या राजस्थान की खुद की सरकार है? बिल्कुल है। हमने क्या देखा कि भारत में केंद्र सरकार तो होती है, प्लस हर राज्य की अपनी अलग सरकार भी होती है, तो राजस्थान के पास सरकार भी है। लेकिन क्या राज्य सरकार के पास, राजस्थान सरकार के पास संप्रभुता है? क्या राजस्थान सरकार अपने सभी निर्णय अपने हिसाब से ले सकती है? क्या उसको केंद्र से या फिर कहीं से भी किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है? क्या राजस्थान की सरकार आज के टाइम पे, ये रहा पाकिस्तान, एक सेकेंड, ये क्या है, ये रहा पाकिस्तान, हमारे यहाँ पे क्या है, लैंड बॉर्डर पाकिस्तान की लगती है। राजस्थान के कुछ राज्य हैं जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो क्या राजस्थान की सरकार पाकिस्तान से कोई डील कर सकती है? क्या पाकिस्तान से कोई समझौता कर सकती है? क्या पाकिस्तान के साथ किसी ना किसी तरीके का एग्रीमेंट कर सकती है? क्या नहीं कर सकती, क्योंकि जो विदेश, जो हमारा अफेयर्स है ना, फॉरेन अफेयर्स है, वो किसके हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है। केंद्र सरकार ही इस चीज पर निर्णय ले सकती है, राज्य सरकार के हाथ में ये पावर नहीं है। तो राज्य सरकार अपने क्षेत्र में संप्रभु नहीं है, वो क्या है, एक तरीके से केंद्र सरकार इसके ऊपर काम करती है। वैसे अपने जितने भी इसके विषय है ना, जो राज्य सूची के विषय हैं, उस पे कानून बनाने में राज्य सरकार पूरी तरीके से मुक्त है, पूरी तरीके से अच्छे से काम कर सकती है, फ्री होकर काम कर सकती है। लेकिन फिर भी इसके ऊपर हमारे पास क्या है, केंद्र सरकार है जो इसके ऊपर निर्णय लेने के लिए इसके ऊपर बैठी हुई है। समझ में आया? तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, राजस्थान सरकार संप्रभु नहीं है। संप्रभुता का तत्व ना होने के कारण हम इन जो डिफरेंट यूनिट्स है ना, चाहे तमिलनाडु हो गया, चाहे पंजाब हो गया, चाहे गुजरात हो गया, इनको हम राज्य नहीं बोलते पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पॉलिटिकल साइंस में राष्ट्र राज्य एक पूरे नेशन को बोला जाता है, ना कि छोटी छोटी स्टेट्स को। छोटे स्टेट्स को फिर क्या बोला जाता है, इकाइयां बोला जाता है, यूनिट्स बोला जाता है। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, आप लोगों को केवल इतना याद रखना है कि जहां पे भी ये चार चीजें देखने को मिल गई, वो चार चीजें हमारी क्या हो जाए, वो जगह हमारी क्या हो जाएगी, वो जगह हमारी राज्य हो जाएगी। ये मैप मैं यहाँ पे बनाती हूँ जिससे आपको लास्ट तक ये याद रहे। इसमें जनसंख्या भी है और इसमें हमारी एक सरकार भी है, और सरकार बाह्य तत्वों से प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? इसके बाद देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हम क्या पढ़ रहे थे, टॉपिक पे वापस आओ। राज्य मैंने आपको बताया, अब राज्य मतलब भारत, समझ में आ गया?
भारत की सरकार को, भारत को कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो वर्ड है ना उनको ही अच्छे से समझ लोगे तो यहीं से चीजें आपकी बेसिक्स क्लियर होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य जो भी नीति बनाएगा उसको डायरेक्ट कौन करेगा, उसको डायरेक्ट करेगा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। समझ में आया यहां तक? ठीक है। अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये हमारी किस में लिखे गए हैं? जैसे हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो किस में लिखे गए हैं? पार्ट नंबर 3 में। इस तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस में लिखे गए हैं? पार्ट नंबर 4 में लिखे गए हैं। पार्ट नंबर 4 के अंदर कोई ना कोई आर्टिकल कवर करता होगा, तो आर्टिकल कौन से आते हैं? आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51, ठीक है, 36 से लेकर 51, पार्ट नंबर 4, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पे रिवाइज करो कौन कौन से पार्ट हमने पढ़े थे, रिवाइज करो फटाफट कौन कौन से पार्ट पढ़े थे। पार्ट नंबर 1 पहली क्लास में मैंने बताया था कौन से आर्टिकल कवर करता है? 1 से 4। पार्ट नंबर 2 कौन से आर्टिकल कवर करता है? 5 से लेकर 11। पार्ट नंबर 3 जो हम लोग पढ़ चुके हैं फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर 35। इसके बाद रिवाइज करो पार्ट नंबर 4 जो अब हमने चैप्टर शुरू किया है 36 से लेकर 51। लाइन से चीजें चल रही हैं। इसमें ये दोनों अभी हमने नहीं पढ़े, अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले प्रीएम्बल देन फंडामेंटल राइट्स और उसके बाद हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व शुरू किया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पार्ट नंबर 4 में लिखे गए हैं, आर्टिकल नंबर 36 से 51 को कवर करते हैं। समझ में आ गई? पार्ट नंबर 1 किससे रिलेटेड था? यूनियन एंड टेरिटरी से संबंधित था। पार्ट नंबर 2 सिटीजनशिप से संबंधित था। पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट से और पार्ट नंबर 4 डीपीएसपी से। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों को क्या करते हैं? निर्देश देते हैं। जब भी भारत कोई भी नीति बनाएगा तो नीति बनाते वक्त इन निर्देशों को याद में रखना है, इन निर्देशों को देखते रहना है, इन निर्देशों को ध्यान में रखकर ही कोई भी पॉलिसी बनानी है। ठीक है, अब इन निर्देशों में ऐसा है क्या जो कि इनको याद रखने की बात कही जा रही है? आगे देखेंगे, चिंता नहीं करनी। ठीक है, सबसे पहली चीज इसके बाद जो आपको देखनी है कि डीपीएसपीस का आइडिया कहां से लिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिएम्बल जो है, प्रिएम्बल का आइडिया कहां से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। प्रिएम्बल की भाषा शैली कहां से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। आइडिया यूएसए से, भाषा शैली कहां से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया। आइडिया यूएसए से, भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इसके बाद डीपीएसपी की बात करो, डीपीएसपी का आइडिया कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी का आइडिया लिया गया है। आपने यदि लास्ट लेक्चर में लास्ट जो हमने फंडामेंटल राइट पढ़े हैं उसमें यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट का आइडिया कहां से अडॉप्ट किया गया है तो वो आइडिया भी यूएसए से लिया गया है, याद रखना है। ठीक है, जहां तक मुझे याद है मैंने बताया है, यदि नहीं बताया तो फिर मैं अब बता देती हूँ। आइडिया ऑफ प्रिएम्बल भी यूएसए से लिया गया है, आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट भी यूएसए से लिया गया है, आइडिया ऑफ डीपीएसपी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से अडॉप्ट किया गया है, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बात करो, पहला हो गया हमारा डीपीएसपी का आइडिया कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट समझो। जैसे हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, जो हमारे फंडामेंटल राइट हो गए उनको हम क्या करवा सकते हैं? वो क्या होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताती चल रही हूँ स्टार्टिंग में ही, जिससे आगे दिक्कत ना आए। एक तरीके से आप क्या समझ लो, इनको विशेषताएं समझ लो डीपीएसपी की। ठीक है, हमने क्या देखा था कि फंडामेंटल राइट क्या थे? एनफोर्सेबल थे। फंडामेंटल राइट क्या थे? एनफोर्सेबल थे या फिर प्रवर्तनीय थे। प्रवर्तनीय मतलब कि इसका मतलब क्या है? कोर्ट में लागू करवाए जा सकते हैं, कोर्ट उनकी रक्षा करता है। ठीक है, यदि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट है यदि वॉयलेट होता है तो आप कोर्ट के पास जाओगे और कोर्ट से उसको क्या करवाओगे? एनफोर्स करवाओगे, उसको लागू करवाओगे। लेकिन यहाँ पे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना वो क्या होते हैं? प्रवर्तनीय नहीं होते, वो क्या होते हैं? अप्रवर्तनीय। क्या होते हैं? अप्रवर्तनीय। इसको इसी में लिखो, एक सेकंड रुको। पहली बात तो गैर वाद योग्य एवं अप्रवर्तनीय। मतलब क्या है?
36 से 51 के अंदर, 36 से 51 के अंदर जितनी भी चीजें लिखी गई हैं उनको एनफोर्स कराने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जो हमारा डीपीएसपी है, अभी हम आगे सारे पढ़ेंगे, एक जो डीपीएसपी है उसके अंदर क्या लिखा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। यदि आपने और मैंने सेम काम किया तो दोनों को सिमिलर सैलरी मिलनी चाहिए, अच्छी बात है, सही बात है। ये बात किसमें लिखी गई है, डीपीएसपी में लिखी गई है। लेकिन यदि आपने कोई काम किया और सामने वाले बंदे ने कोई काम किया, आपको उसके कम पैसे मिले और सामने वाले बंदे को ज्यादा मिले, तो आप यदि कोर्ट के पास जाते हो कि देखो डीपीएसपी में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है कि सेम काम करने पे सेम पैसा मिलना चाहिए, लेकिन मुझे तो सेम पैसा नहीं मिला, मुझे 300 रुपए मिले हैं, इसको 500 रुपए मिले हैं, तो कोर्ट क्या कहेगा कि देखो आपकी जो ये बात है ना, बात तो सही है, कहने सुनने में तो सही लग रही है, लेकिन ये बात लिखी कहाँ हुई है, ये बात लिखी हुई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो गैरवाद योग्य है, अप्रवर्तनीय है। आप लोगों ने पॉलिटी की क्लास अच्छे से पढ़ी नहीं, इसलिए आप कोर्ट के पास आ गए, ठीक है। तो कोर्ट आपको क्या करेगा, मना कर देगा कि जो डीपीएसपीज हैं गैरवाद योग्य होते हैं, इसके अंदर लिखे गए प्रावधान को लेकर आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते। यदि सरकार को इंप्लीमेंट करना है इसमें से कुछ, तो सरकार इसमें लिखे गए प्रावधानों के लिए लॉ बना सकती है। जैसे सरकार ने यदि कानून बना दिया कि सेम काम के लिए सेम वेतन मिलेगा, इसके लिए सरकार ने कानून निर्मित कर दिया, तब तो वो लागू हो जाएगा। यदि सरकार ने कोई कानून बनाया तो वो लागू नहीं होने वाला, वो ऐसा कैसा उसमें लिखा रहेगा, सरकार की मर्जी है, जब वो चाहे लागू करे, यदि नहीं चाहे तो नहीं भी लागू करे। कुछ डीपीएसपीज हमारे टाइम के साथ सरकार ने कानून बना के लागू कर दिए हैं और कुछ अब तक भी लागू नहीं हुए हैं, कुछ ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं, जब समय आएगा तब उनको लागू करवाया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया कि सरकार के ऊपर छोड़ दी ये बात कि सरकार को यदि लगेगा कि कानून यदि लागू करने का समय आ गया है तो इनको लागू करो, अदरवाइज छोड़ दो, तो ऐसा इसलिए किया गया। इसमें क्या है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि यदि उस वक्त जब हमारा भारत आजाद हुआ था ना, तो भारत के पास क्या थे, रिसोर्सेस की कमी थी, संसाधनों की कमी थी। यदि भारत के पास इतने सारे लोग हैं और उन सभी लोगों को, जैसे हमारे पास एक क्या है जो डीपीएसपी ना, उसमें एक डीपीएसपी है काम का अधिकार, राइट टू एम्प्लॉयमेंट। आप सोचो क्या भारत की सरकार भारत के सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलवा सकती है क्या भारत की सरकार सभी लोगों को काम की गारंटी दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। भारत सरकार के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, तब बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, बेरोजगार लोग इतने ज्यादा है और सरकार के पास नौकरियों की कमी है, सरकार के पास संसाधनों की कमी है, सरकार सभी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती। इसलिए इस चीज को हमने फंडामेंटल राइट में ना लिख के कहां पे लिखा है, डीपीएसपी में, क्योंकि यदि काम का अधिकार फंडामेंटल राइट में लिख दिया जाता तो सारे लोग भाग के कहां चले जाते, कोर्ट के पास चले जाते कि देखो डीपीएसपी में लिखा गया है कि कुछ दशाओं में आपको काम का अधिकार दिया जाएगा, तो मेरी दशा ऐसी है कि मुझे काम का अधिकार चाहिए, ठीक है, तो मुझे काम का अधिकार दिया जाए, राइट टू एम्प्लॉयमेंट मेरा है, तो मुझे नौकरी चाहिए, आप लोगों को मुझे नौकरी देनी पड़ेगी, ये राज्य का कर्तव्य है, मेरा अधिकार है। लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया, ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं किया। ये जो चीजें है ना, जो रिसोर्सेज की कमी की वजह से भारत अभी अपने लोगों को नहीं दे सकता, वो सारी चीजें हमने कहां पे लिख दी, डीपीएसपी के अंदर लिख दी कि ये चीजें हम समय के साथ लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं करा सकते, अभी भारत के पास संसाधनों की क्या है, कमी है। जो चीजें हम अभी प्रोवाइड कर सकते हैं वो हमने लिख दी फंडामेंटल राइट्स में, जो नहीं कर सकते वो हमने लिख दी डीपीएसपीज में, जिनको समय के साथ आगे हमें प्रोवाइड करवाना है। प्लस जब स्टेट कोई भी पॉलिसी बनाएगा तो स्टेट को ध्यान में रखना है कि डीपीएसपीज के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है, जिनको हमें टाइम के साथ इंप्लीमेंट करना है, तो वो ध्यान में रखेंगे ये चीजें और इसी के हिसाब से अपनी पॉलिसीज निर्मित करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, तो ये क्या हो गया हमारा डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट, आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे पहली चीज हमने इसमें स्लाइड में क्या पढ़ी कि डीपीएसपी जो है राज्य को क्या देते हैं, निर्देश देते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य मतलब हमारा देश भारत, उसकी भारत की सरकार को कुछ निर्देश दिए गए हैं जो उन्हें समय के साथ मानने पड़ते हैं, जो उन्हें याद रखने पड़ते हैं जब भी वो कोई योजना बनाती है, तो जब भी कोई पॉलिसी क्रिएट करती है तो। ठीक है, डीपीएसपी का आइडिया कहां से लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, लेकिन अपनी कंट्री के हिसाब से मॉडिफाई किया है, एज इट इज इंप्लीमेंट नहीं किया।
दूसरा, डीपीएसपी गैर वाद योग्य हैं, गैर प्रवर्तनीय हैं, इनको लेकर न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, न्यायालय में ले जाकर इनको लागू नहीं करवाया जा सकता। तीसरा, डीपीएसपी कौन से पार्ट में दिए गए हैं, पार्ट नंबर 4 में दिए गए हैं, कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 में दिए गए हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यही सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। प्रेरणा कहां से ली गई है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ये जो नीति निर्देशक तत्व है ना, इनका उद्देश्य क्या है, भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इनका जो बंटवारा किया गया है, गांधीवाद, समाजवाद और व्यक्तिवाद के हेड में, सब हेड में इनको बांट दिया गया है। देखो नीति निर्देशक तत्व हमारे 36 से लेकर 51 तक है, तो इनको हमने ना कुछ को गांधीवादी कैटेगरी में डाला है, कुछ को समाजवादी कैटेगरी में डाला है, कुछ को व्यक्तिवादी कैटेगरी में डाला है। ऐसा कोई कैटेगराइजेशन हमारे संविधान में देखने को नहीं मिलता, केवल सुविधा की दृष्टि से हमने इनको 3 पार्ट में डाल दिया, जो गांधी के आइडियल से, गांधी के आदर्शों से मैच करते हैं। जैसे पंचायतों की स्थापना, पंचायत का गठन, गांधी जी चाहते थे कि सेल्फ रूल की इकाइयां होनी चाहिए, सेंट्रलाइज सिस्टम को अपोज करते थे, मतलब केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी स्वशासन की इकाइयां होनी चाहिए। तो ये गांधी जी के विचारों से मैच करता है। तो आर्टिकल नंबर 40 जो कि पंचायतों के गठन की बात करता है, उसको हमने किसमें डाल दिया, गांधीवादी विचारों के अंदर, गांधीवादी नीति निर्देशक तत्वों के अंदर डाल दिया। इसी तरीके से समाजवादी और इसी तरीके से व्यक्तिवादी नीति निर्देशक तत्व, ये संविधान में वर्गीकरण नहीं मिलता, केवल हमने अपनी सुविधा की दृष्टि से इनको बांटा है। आगे और बताऊंगी इनके बारे में। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को अभी समझ लो, ठीक है, उसके बाद हम आर्टिकल वाइज चीजें पढ़ना शुरू करेंगे। एक चीज हमारे पास क्या है, ये क्या इंश्योर करते हैं, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र। उद्देश्य क्या है इनका, उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताया जा रहा है। जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, और जबकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये किसकी स्थापना कर रहे हैं, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र, लोकतंत्र की स्थापना। समाज में आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सभी व्यक्ति को समान रूप से ट्रीट किया जाए, सामाजिक और आर्थिक अन्याय समाज में ना हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रोवाइड की जाए। यही हमारा क्या है, डीपीएसपी का उद्देश्य है। जैसे हमने बात की, समान कार्य के लिए समान वेतन, यदि इस तरीके का काम किया जाता है तो समाज में क्या होगा, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित होगा। यदि हम कहते हैं कि एक जो गरीब व्यक्ति है और एक बहुत अमीर व्यक्ति है, उन दोनों के साथ समाज में सेम व्यवहार किया जा रहा है, एक लोअर कास्ट का व्यक्ति है, एक अपर कास्ट का व्यक्ति है, जो हम ट्रेडिशनली मानते हैं चीजें, उनके साथ दोनों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है, अलग अलग व्यवहार नहीं किया जा रहा, तो मतलब समाज में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना डीपीएसपी का उद्देश्य है। डीपीएसपी जब आप आगे पढ़ोगे ना, तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि इसके सारे ही तत्व मेजरली ऐसे हैं जो समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं, समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए हम डीपीएसपी को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाले तत्व कहते हैं। वहीं फंडामेंटल राइट्स जो हैं, समाज में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। वो समाज में आर्थिक समानता को इंश्योर नहीं करते ज्यादा, समाज में सामाजिक न्याय की बात नहीं करते ज्यादा, वो किसकी बात करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात करते हैं। वहां पे आपको सारी चीजें ऐसी दिखाई देगी जिसमें आप देखोगे कि राजनीतिक तौर पे समाज को एक लेवल पर लाए जाने की बात की जा रही है। कुछ चीजें नो डाउट आपको देखने को मिलेगी, जैसे आर्टिकल नंबर 17 है, किसको निषेध करता है, अनटचेबिलिटी का अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है, मतलब समाज में ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, सभी लोग समान रूप से रहेंगे। तो ये क्या है, सामाजिक न्याय की बात हो रही है, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होने की बात कर रही है। लेकिन यदि ऑल टुगेदर आप देखो तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। ये डिफरेंस है डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट्स में, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एक एक करके आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51, जिसमें हम देखते हैं संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान, एक सेकेंड,
ठीक है। चलो, संवैधानिक प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं बताओ। ये तो याद हो ही गया होगा अब तक आपको, पार्ट नंबर 4 और आर्टिकल नंबर 36 से 51। ठीक है, पार्ट नंबर 4 आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51। एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 36 इजी है। आर्टिकल नंबर 36 देखो कैसे, इसमें क्या बताया गया है, राज्य की परिभाषा याद करो। राज्य की परिभाषा याद करो, जब हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा था तो फंडामेंटल राइट में क्या पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 को पढ़ा था कि नहीं। उसमें भी हमने क्या देखा था कि फंडामेंटल राइट हमारे क्या कब से शुरू होते हैं, 12 से लेके 35 तक चलते हैं। 12 के अंदर हमने क्या देखा था, राज्य की परिभाषा दी गई है। मतलब इस पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स, पार्ट नंबर 3 में राज्य शब्द का जहां जहां पर भी इस्तेमाल किया जाएगा, उस राज्य शब्द का क्या मतलब है वो आर्टिकल नंबर 12 में दिया गया था। ऐसे ही अब आर्टिकल नंबर 36 है। आर्टिकल नंबर 36 पार्ट नंबर 4 का पहला आर्टिकल है। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि पार्ट नंबर 4 में आगे आने वाले जितने भी आर्टिकल हैं 36 37 से लेकर 51, उसमें जहां जहां पे भी राज्य शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, उस राज्य शब्द का क्या मतलब है, ये किसमें बताया गया है, आर्टिकल नंबर 36 में। तो यहाँ पे भी क्या है, राज्य की परिभाषा। लेकिन संविधान निर्माताओं ने क्या कहा कि अब हम वापस से ना मेहनत नहीं कर रहे। आर्टिकल नंबर 12 में राज्य की परिभाषा हमने लिखी थी, वही राज्य की परिभाषा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंप्लाई कर रहे हैं। आपको यदि आर्टिकल नंबर 36 के राज्य की परिभाषा देखनी है ना, तो सेम पड़ेगी, सेम सेम आपको पढ़ना पड़ेगा जो आर्टिकल नंबर 12 में लिखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या दिया गया, 36 के अंदर राज्य की परिभाषा जो आर्टिकल नंबर 12 में दी गई है। ठीक है, तो सेम जाकर आपको कहां से पढ़नी है, आर्टिकल नंबर 12 से पढ़नी है। अगेन मैं भी आपसे यही बोलूंगी कि आर्टिकल नंबर 12 से जाके पढ़ लेना। जिसने भी फंडामेंटल राइट का चैप्टर नहीं पढ़ा है जाकर पढ़ के आओ। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। एक बार मैं क्विकली रिकैप करा देती हूँ। एक तो हमारी केंद्रीय विधायिका और कार्यपालिका होती है, राज्य की विधायिका और कार्यपालिका होती है, स्थानीय निकाय होते हैं और अन्य प्राधिकरण होते हैं। ये 4 चीजें हमने पढ़ी थी डिटेल में, वहां पे से आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, यदि आप लोगों को पढ़ना है, वापस से देखना है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताना, कल की क्लास में मैं आपको वापस बता दूंगी। ठीक है, चलो राज्य की परिभाषा। इसके बाद हम क्या देखते हैं, आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल नंबर 37 के अंदर क्या है, ये जो हमारे 2 चीजें इसके अंदर है। ठीक है, पहली चीज टीपीएसपीज मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैरवाद योग्य एवं अप्रवर्तनीय होंगे, एवं न्यायालय में अप्रवर्तनीय होंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि डीपीएसपीज राज्य के शासन में मूलभूत होंगे, मूलभूत होंगे। दे विल बी द डीपीएसपीज विल बी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द नेशन। राज्य के शासन में मूलभूत होंगे, मतलब कि राज्य जब भी शासन करेगा, मतलब सरकार जब शासन करेगी भारत पे, यदि रूल करेगी, तो उसको पॉलिसी मेकिंग में फंडामेंट, ये जो हमारे डीपीएसपीज है, इनको ध्यान में रख के अपनी पॉलिसी मेकिंग करनी है। जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो इनको ध्यान में रख के निर्मित करनी है। गैरवाद्य योग्य होंगे और न्यायालय में अप्रवर्तनीय होंगे, नॉन जस्टिसिएबल और नॉन एनफोर्सिएबल, नॉन जस्टिसिएबल और नॉन एनफोर्सेबल। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, कोर्ट में जाके आप इन चीजों को नहीं लेकर जा सकते। आर्टिकल नंबर 36 से 51 को का कोई भी यदि आपका
राइट, इसके अंदर जो चीजें दी गई हैं वो कोई भी वॉयलेट होती है तो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते। समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा तो कोर्ट में नहीं जाओगे, ये कह के कि यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है, आप इनको एनफोर्स करवाओ। कोर्ट कहेगा हम नहीं करवा सकते। लेकिन एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि यदि जो चीजें डीपीएसपी में लिखी गई हैं वो चीजें सिमिलर आपको यदि कहीं और देखने को मिल जाती है, जैसे फंडामेंटल राइट में देखने को मिल गई, ठीक है, फंडामेंटल राइट में क्या है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में क्या बोला है कि सबको समान व्यवहार किया जाएगा सबके साथ, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी देता है सभी को, इक्वल अपॉर्चुनिटी। उसमें क्या बोला गया है कि सबको क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिमिलर प्रोविजन हमको कहाँ पे मिलता है, डीपीएसपी में मिलता है। तो डीपीएसपी में होने की वजह से उसको एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। लेकिन यदि सिमिलर प्रोविजन कुछ तरीके से हमको फंडामेंटल राइट में मिल गया तो फिर हम उसको ले जाके एनफोर्स करवा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि यदि डीपीएसपी का कोई प्रोविजन ऐसा है जो फंडामेंटल राइट से भी क्या करता है, कोइंसाइड करता है, उससे मैच करता है, वहां पे भी दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है, तो आप डीपीएसपी में होने की वजह से तो उसको कोर्ट के पास नहीं ले जा सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट में होने की वजह से ले जा सकते हो, ठीक है। आगे मैं जब आएगा ना, जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो उसमें एग्जांपल देके आपको बताऊंगी इस चीज के बारे में, ठीक है। राज्य के शासन में मूलभूत होंगे, विल बी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। गवर्नेंस ऑफ नेशन, नेशन लिख लो, ठीक है, नेशन मतलब राज्य में जब भी नीतियां बनाई जाएगी तो उसमें मूल रूप से हमें किसको ध्यान में रखना है, दिमाग में किसको बिठाए रखना है, डीपीएसपी को, और तब जाके पॉलिसीज निर्मित करनी है। समझ में आ गई। आर्टिकल नंबर 36 और 37 दो चीजें हमने देख ली। अभी हमारे अगेन डीपीएसपी शुरू नहीं हुए हैं, डीपीएसपी शुरू होने से पहले भूमिका बनाई जा रही है आर्टिकल नंबर 36 और 37 में। जैसे हमने देखा था आर्टिकल नंबर 12 और 13 में फंडामेंटल राइट एज सच मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन उनसे पहले की भूमिका बनाई गई है। आर्टिकल नंबर 12 में राज्य की परिभाषा, आर्टिकल नंबर 13 में विधि की परिभाषा प्लस न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत कि मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां शून्य होंगी। ये बात आर्टिकल नंबर 12-13 में लिखी गई है, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 14 से हमारे क्या शुरू होते हैं, फंडामेंटल राइट शुरू होते हैं। ऐसे ही डीपीएसपी में देखो आर्टिकल नंबर 36 और 37 में ये दो चीजें लिखी गई है, राज्य की परिभाषा प्लस डीपीएसपी गैर वाद्य योग्य होंगे और राज्य के शासन में मूलभूत होंगे। इसके बाद से आप डीपीएसपी शुरू होंगे आर्टिकल नंबर 38 से, तो वो हम शुरू करेंगे अगली क्लास में। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। यदि क्लासेस अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आपको जरूर शेयर करनी है। अगले सेशन में इस मुद्दे को कंटिन्यू करेंगे, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।